हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। और जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें लेक्चर 0 से स्टार्ट किया है, जिसमें सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आपका बेसिक इंट्रोडक्शंस था और उसमें बहुत सारे कंटेंट हमने देखा। यानी लगभग 3 आवर इससे पहले जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है उसमें कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ेंगे, क्या रीजन्स है, बाकी सब्जेक्ट से ये कैसे अलग है और इसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और फ्लूइड मैकेनिक्स को आप कितने सेगमेंट में पढ़ेंगे और किस किस सेगमेंट का कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टैटिक की बात करें, काइनेमेटिक्स की बात करें और डायनामिक्स की बात करें। और आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एज पर अकॉर्डिंग जो होता है, लेकिन इससे पहले वाले कंटेंट को भी समझना जरूरी था ताकि आप फ्लूइड को और बेहतर लेवल पे और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और लेक्चर को देख रहे होंगे। आज आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर 1 यहां से स्टार्ट होता है आपका कंटेंट, जिसमें चैप्टर 1 में मैंने पहले ही बताया था लेक्चर 0 में कि कैसे कैसे किस चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। और आज आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहाँ 2 पार्ट में बटा हुआ और इसका क्लासिफिकेशन, यानी जो फ्लूइड होगा उसके क्लासिफिकेशंस को समझेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होता है। जैसे डेंसिटी की बात करें, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक वेट की बात करें, ये सारे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कहलाते हैं। बाकी बल्क मॉडुलस की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, तो ऑल आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस। जैसे आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सेगमेंट, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, बहुत सारे कंटेंट है इसमें। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, चाहे आप सेमेस्टर के हों, डिप्लोमा बीटेक सेमेस्टर के हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, ये हर जगह हर सिचुएशंस में इस सब्जेक्ट को आप फिट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई हो, एई हो, गेट हो, ईएस हो, एएमआई हो, सबके लिए कंटेंट है। एक यूनिवर्सल वीडियो ये बन रहा है जो हर जगह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको सेमेस्टर में पढ़ने के बाद ये ना सोचना पड़े कि फिर मुझे फ्लूइड पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। साथ में नोट्स आपको दे ही रहे हैं, जो चीजें वो रिकॉर्ड करके सेम जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड हो सकता है आपके अकॉर्डिंग मेरा स्लो हो, आप थोड़ा फास्ट करके देख लेंगे लेक्चर को, क्योंकि आराम आराम से चीजों को समझा जा सकता है और बताया भी जा सकता है। अगर वही बातें तेज से बोलने लगे तो समझ में नहीं आएगा, या आप फास्ट साउंड करके सुनने लगे तो ज्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं हो पाता है। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जो टॉपिक है, जो चैप्टर का टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर फ्लूइड को समझने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपने फ्लूइड के बारे में समझ ही लिया है। तो प्रॉपर्टी एक जनरल टर्म है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसे आप मेजर कर सकें, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में कोई क्वांटिटी है और आपने उसे मेजर कर लिया तो वो उस सिस्टम का प्रॉपर्टी बनेगा, ये साइंस कहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मास को मेजर कर लिया तो मास जो होगा उस सिस्टम का प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगर प्रेशर को आपने मेजर कर लिया तो प्रेशर उस सिस्टम का प्रॉपर्टी बन जाएगा। वॉल्यूम को आपने मेजर कर लिया, और भी बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिन्हें अगर आप मेजर कर लेते हैं तो वो सिस्टम का प्रॉपर्टी बन जाता है। तो सिंपल सा बात है, प्रॉपर्टी वही बन सकता है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद उसके पास अपना एक सिग्निफिकेंस वैल्यू हो, सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोले यूनिट 2, इसका कोई मतलब नहीं है 2 kg, तो आप कहेंगे ये मास होगा। 3 मीटर क्यूब आप कहेंगे ये वॉल्यूम होगा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप कहेंगे ये प्रेशर है। 1 डिग्री सी आप कहेंगे ये टेम्परेचर है। इट मीन्स अगर 1 डिग्री सी आप नाम ले रहे हैं तो ये अपने आप में एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, 1 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। तो इट मीन्स ये से क्लियर हो रहा है। तो जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसका अपना एक यूनिकनेस होगा, वो सिस्टम का प्रॉपर्टी बनेगा। तो सिंपल सा इसे लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी मेजरेबल characteristics of the system is called property. Any measurable characteristics of the system is called property. जिसे आप चाहे मेजर कर लें, अगर उसका वैल्यू यूनिक है और अपने आप में एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे ये तो होगा ही, यूनिट होना चाहिए उसके पास। तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको अंडरलाइन करना है अपने लोग को, वही सिस्टम का प्रॉपर्टी बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, मास, एम, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और ईटीसी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। अपने आप में ये एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रॉपर्टी को क्लासिफाई किया गया है। प्रॉपर्टी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 सेगमेंट। ब्रॉड लेवल पे प्रॉपर्टी को 2 सेगमेंट में क्लासिफाई किया गया। एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 2 होंगे, एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा और दूसरा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो कुछ तो कंडीशंस होगा जिसके बिहाफ पे आपने प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए, पहले आप डेफिनेशन समझ लें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आप पहले इसका एग्जाम डेफिनेशन समझ लें, फिर एग्जाम्पल से समझाएंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी होते हैं जो मास और साइज पे डिपेंड कर जाए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे जो मास और साइज पे डिपेंड हो जाए। कहने का मतलब, अगर उस प्रॉपर्टी में मास और साइज में डिफरेंशिएट किया या चेंजेस लाएं, तो वो जो प्रॉपर्टी है उससे अफेक्टेड होना चाहिए। तो उस तरह के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम दैट आर डिपेंड ऑन द मास और साइज इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। those property which are depends on मास और साइज। मैं साइज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो प्रॉपर्टी मास और साइज पे डिपेंड कर जाए, those property which are depends on mass or size is called extensive property,
इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जिसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर है? लेकिन अब यहां पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होगा, उससे समझेंगे, एग्जांपल से भी मैं समझा दूंगा आपको। दूसरा टर्म आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगा इंटेंसिव होगा उसको समझाएंगे एग्जांपल के थ्रू। अगला है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेफिनेशन समझ लें। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब होगा? दोज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट होगा, ये दोज प्रॉपर्टी विच आर independent of size or mass is called intensive property। is called intensive property। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया कि जो साइज और मास पे डिपेंड कर जाए उसे एक्सटेंसिव कहेंगे, जो इंडिपेंडेंट होगा उसे इंटेंसिव कहेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, विदाउट एग्जाम्पल साइंस में चीजें समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल मान लिया, फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी एज्यूम अ सिस्टम, हमने एक सिस्टम मान लिया, ये आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, जैसे मास, मैंने मान लिया इस सिस्टम के पास अपना मास है, वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा। आप क्या करें कि इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए कि आप जिस रूम में और कमरे में बैठे हुए हैं, अगर वहां पे जैसे ये स्टूडियो है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका मास होगा और m होगा, इसका वॉल्यूम होगा जो v है, इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसका अपना कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। क्लियर है? ये हमने एज्यूम कर लिया कि मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ऑल आर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज ए प्रॉपर्टी। मैंने क्या किया, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझने की कोशिश करेंगे आप। दिस सिस्टम इज टेकन और इस सिस्टम को मैंने इस रूम को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही था। अब हमें देखना है कि प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि मास साइज के घटने बढ़ने से मास पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप कहेंगे मास डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने इक्वली डिवाइड किया तो आप क्या कहेंगे, m/2 हो जाएगा पहले में और m/2 दूसरे में। वॉल्यूम पे भी क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, v/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना। प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इस सिस्टम की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें या कहीं भी आप चले जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, दो कंपार्टमेंट आपने बना दिया, एक कॉर्नर की भी आप मेजर करेंगे प्रेशर तो वो सेम आएगा जो पूरी रूम का प्रेशर होगा, बिकॉज हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। तो वो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, साइज के घटने या बढ़ने से वो अपने वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द स्टैंडर्ड प्रेशर। चाहे आप रूम की बात करें या एक रूम के कॉर्नर की बात कर लें, प्रेशर इज सेम एट ऑल।
हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो आप कहेंगे प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी रूम की बात कर लें या कॉर्नर की बात कर लें, द टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो आप कहेंगे टेम्परेचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टीज साइज के घटने या बढ़ने से अपने वैल्यूज में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो चेंजेस लाए, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो अपने वैल्यूज को चेंज नहीं किया। उसी तरह से प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे देखा कि दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया था कि साइज के घटने बढ़ने से जो चेंज कर दे वो एक्सटेंसिव, चेंज नहीं करे वो इंटेंसिव कहलाता है। तो आप यहाँ से आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप यहाँ आसानी से ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जो अपने वैल्यूज को चेंज कर लिया उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप बोलिए कि मास और वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा भी चीजें हम क्लियर कर देंगे। और ये क्या हो गया अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल सा है, कंफ्यूजन आपको नहीं होने चाहिए, सारी बातें यहां पे क्लियर है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने यहां से समझ लिया कि आप एक्सटेंसिव कब बनेगा और प्रॉपर्टी इंटेंसिव कब बनेगा। साइज के घटने और बढ़ने से अगर प्रॉपर्टीज में चेंजेज आ जाए वो एक्सटेंसिव कहलाएगा, साइज के घटने या बढ़ने से चेंजेज ना आए वो इंटेंसिव कहलाएगा। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सटेंसिव कब होगा और इंटेंसिव कब होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे मास और वॉल्यूम इस एग्जांपल में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हियर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, आगे देखते हैं। नोट में बातें लिखना है, नोट। नोट का पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा, जो मास से इंडिपेंडेंट हो जाए वो आपका एक्सटेंसिव, इंटेंसिव होगा। अब ध्यान देना है, दुनिया में जितने भी एनर्जी के फॉर्म है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जितने भी एनर्जी के टाइप्स हैं सारे क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैं लिख देता हूं पहला, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर, याद रखना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, सारे एनर्जी के फॉर्म है। एंट्रोपी, सारे आपने ये +2 में पढ़ा है। एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटीसी, बहुत सारे हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ½ mv², मास पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, जैसे एग्जांपल आप समझ लें, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ½ mv², मास पे डिपेंड कर रहा है तो ये कैसा होगा, एक्सटेंसिव होगा। मास पे डिपेंड कर रहा है तो ये कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जितने एनर्जी के फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं आप, mgh, mgh, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, आप कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जितने भी एनर्जी की आप बात करें, इंटरनल एनर्जी, जितने भी एनर्जी की आप बात करेंगे, ऑल आर टेकन एज ए
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने सिंपल सा लाइन लिख दिया, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर टेकन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दुनिया में जितने भी एनर्जी के फॉर्म, अगर कहीं पे एनर्जी लिखा हुआ मिल जाए, आप समझेंगे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सोचना ही नहीं है। अगला नोट का पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट ऑफ नोट, दूसरा पॉइंट क्या है, द टर्म स्टार्ट विथ स्पेसिफिक, कुछ ना कुछ टर्म से स्टार्ट होगा कोई भी सेंटेंस। द टर्म स्टार्ट विथ स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ पहले मिल जाए, द टर्म स्टार्ट विथ स्पेसिफिक इज ऑलवेज इंटेंसिव। जो टर्म स्पेसिफिक से स्टार्ट हो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर लिखा रहे स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी को हम बड़ा लेटर से इंडिकेट करते हैं और स्पेसिफिक टर्म को उसके स्मॉल, स्पेसिफिक एनर्जी मतलब स्मॉल ई, मैंने दे दिया। और स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, रेशियो होता है एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास m। यानी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर आपने मास से डिवाइड कर दिया तो उस टर्म को वो इंटेंसिव बना देता है। एनी टर्म, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज डिवाइडेड बाय द मास, इट मींस दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी में अगर मास से डिवाइड कर दिया जाए स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी और भी एग्जांपल है, जो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल स्पेसिफिक एंथैल्पी, थर्ड स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, जितने भी हैं आप यूज कर लें। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, यानी इससे ये क्लियर हो गया कि अगर एनर्जी से पहले स्पेसिफिक टर्म लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझेंगे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये दूसरा नोट का पॉइंट है। एक और नोट का पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला कि साइज और मास पे जो डिपेंड कर जाए एक्सटेंसिव, अगर ये एनर्जी यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म है, मास से डिवाइड करने के बाद आपने इस टर्म को इंडिपेंडेंट बना दिया मास से, तो ये क्या कहलाएगा, इंटेंसिव कहलाएगा। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज property are always intensive property, are always intensive property। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव। ये सब बातें आपको याद रखना है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। जैसे अभी आपने देखा एग्जांपल, आपने कहा स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी,
स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं ना स्मॉल यू इक्वल टू इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू डिवाइडेड बाई मास। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास भी आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है ये क्या बना आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बन गया, इंटेंसिव। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव, ये याद रखना आपको। जैसे और एग्जांपल, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। दूसरा जैसे डेंसिटी, रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी रो इक्वल टू आप लिखेंगे मास बाई वी। सिंपल सी बात है, रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास बाई वी। मास किस तरह का प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी, आपने एग्जांपल से भी देखा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जो डेंसिटी है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी का इसलिए मैंने एग्जांपल लिया ताकि एक और क्लैरिफिकेशन आपको हो जाए कि साइज के घटने बढ़ने से डेंसिटी अफेक्टेड नहीं होता है। साइज के घटने बढ़ने से डेंसिटी अफेक्टेड नहीं होता है। कैसे, मान लीजिए कि एक बकेट है, एक बकेट है और यहां पे आपने वाटर को फिल कर दिया, दिस इज वाटर। और वाटर की डेंसिटी अभी आगे देखेंगे, वी नो दैट, डेंसिटी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू होता है, आगे आएगा पूरी डिटेल्स। जो मेजरेबल वैल्यू है ये किस में है, एसआई यूनिट में। इन सिमिलरली अगर वाटर की बात करें तो चाहे आप पूरी बकेट्स की बात कर लें या मैं एक ग्लास लेता हूं, ये आपका है एग्जांपल बकेट्स, ये बकेट्स है। दूसरा मैंने ले लिया अ ग्लास, अ ग्लास इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन, और इस ग्लास में मैंने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया, दिस इज ऑल्सो द वाटर, ये भी क्या अपना वाटर है। अगर ये वाटर है तो इसकी भी डेंसिटी आप क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो वाटर, तो आप क्या बोलेंगे, द डेंसिटी इज इक्वल टू ऑल्सो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप क्या कहेंगे कि डेंसिटी जो है साइज के घटने या बढ़ने से अपने वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता है। डेंसिटी साइज के बढ़ने या घटने से अपने वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता है, चाहे आप एक ग्लास वाटर की डेंसिटी मेजर कर लें या पूरी समुद्र की डेंसिटी मेजर कर लें, वो कभी भी अपने वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है समझने के लिए कि डेंसिटी मास पे डिपेंड होते हुए भी, डेंसिटी मास पे डिपेंड होते हुए भी ये कैसा प्रॉपर्टी बन जाता है, इंटेंसिव, बिकॉज द क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। डेंसिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। डेंसिटी साइज से क्या अपना इंडिपेंडेंट है। समझने के लिए समझना जरूरी है और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रॉपर्टी होता क्या है, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, और कुछ जो इससे महत्वपूर्ण बातें था, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस था, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की। अब आपका स्टार्ट हो रहा है बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना भी है। स्टार्ट करते हैं आपका डेंसिटी। पहला प्रॉपर्टी जो स्टार्ट हो रहा है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का दूसरा नाम होता है मास डेंसिटी। द अदर नेम ऑफ डेंसिटी इज कॉल्ड मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जिसे हम रो से इंडिकेट करते हैं और लिखते हैं रोहो, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दैट, कर्व आप कर देंगे। डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये क्लियर हो जाएगा अभी। और इसका सिंबल होता है रो, जिसे इंग्लिश में रोहो लिखा जाता है। पहले डेफिनेशन आप समझ लें, फिर उसके बाद इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम सिर्फ बोल दिया तो अपने आप में ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा। क्यों इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा? मैंने इसलिए यहां पे लिखा कि रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। इट्स इसलिए मैंने लगाया ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाए। सपोज अगर कोई सिस्टम है तो उसके पास अपना मास भी है और उसका अपना वॉल्यूम भी होगा। अगर दो सिस्टम को आप कंपेयर कर रहे हैं और दोनों सिस्टम का अलग अलग मास और वॉल्यूम है, तो किसी के मास में किसी दूसरे सिस्टम के वॉल्यूम से डिवाइड कर देने पे उस सिस्टम का डेंसिटी डिफाइन नहीं होता है। जिस सिस्टम का मास होगा उसी सिस्टम के वॉल्यूम से डिवाइड करने पे उसकी डेंसिटी डिफाइन होता है। जिस सिस्टम का मास होगा उसी सिस्टम के वॉल्यूम से डिवाइड करने पे उस सिस्टम का डेंसिटी डिफाइंड होता है। इसीलिए डेफिनेशन में आता है मास टू इट्स वॉल्यूम। अगर आप यहां पे लिखे डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आपका थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया। मैथमेटिकल प्रोस्पेक्टिव से भी समझना है चीजों को ताकि आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए, क्योंकि इंजीनियर्स का काम होता है सोल्व और रिजॉल्व द प्रॉब्लम विच आर कंसर्न विद द इंजीनियरिंग सेगमेंट। नाउ द रो इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर यहां पे कोई भी दो अननोन पैरामीटर्स हो, सपोज आपको मास निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। या अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास बाय डेंसिटी। तो ये सारे कंडीशंस आपके हो गए। जहां m क्या है, मास है, और v क्या है, वॉल्यूम है। इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट और डायमेंशन समझना जरूरी है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज लिखने पड़ते हैं। तो अगर आप बात करें तो एसआई यूनिट, पहला अपना यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी ऑफ वाटर का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर क्यूब।
सेकेंड सीजीएस यूनिट, सीजीएस मतलब ग्राम में बात कर लेंगे, केजी के जगह पर क्या रिप्लेस होगा, ग्राम, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका हो गया यूनिट। जैसे आप यूनिट लिख दिए तो डायमेंशंस को भी डिफाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि डायमेंशन ये बताता है कि सिस्टम वो प्रॉपर्टी है और इसके पास अपना एक प्रॉपर यूनिट भी है। तो आप यहाँ पे आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा ऐसा सिस्टम का प्रॉपर्टी है जो डायमेंशंस है जिसके पास, या कहीं तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो नहीं है। ये तभी हमें पता लगेगा जब हम उसके डायमेंशंस को लिख पाएं और डिफाइन कर पाएं। तो डेंसिटी का डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन, डायमेंशंस लिखने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि उसके पास अपना यूनिट है कि नहीं है। अगर यूनिट होगा तभी उसकी डायमेंशन लिखा जा सकता है। तो वी नो दैट डेंसिटी है प्रॉपर यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। तो आप डायमेंशन इसका लिख सकते हैं। डायमेंशंस को हमेशा बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसका सिग्निफिकेंस होता है। डायमेंशंस का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल अल्फाबेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाइप है और उसके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, द कैपिटल डी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशंस ऑफ द पाइप। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशंस ऑफ द पाइप। बिकॉज पाइप जो आपका सिस्टम है उसका कैरेक्टर क्या है, एक सर्कुलर है और वो सिर्फ डायमीटर से ही डिफाइंड किया जा सकता है। तो डायमेंशंस, केजी का डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस को हमेशा बड़ा लेटर से लिखते हैं, मास होगा m, और मीटर का डायमेंशंस लेंथ होता है तो क्या लिखेंगे L और L पर पावर 3। प्रॉपर डायमेंशन क्या लिखेंगे आप, m L माइनस 3, और MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। T यहां पे नहीं है सेकेंड तो आप दे देंगे T टू द पावर 0। चाहे ML माइनस 3 आंसर रहे या MLT के फॉर्म में आप लिखेंगे, फर्स्ट M सेकेंड L एंड थर्ड पोजीशन टाइम का आता है। ML माइनस 3 भी रहे तो ऑप्शन सही है, और ML माइनस 3 T टू द पावर 0 हो तब भी सही है। ऐसा ना कि वहां कंफ्यूज कहा T कहां से आ गया, अरे T टू द पावर 0 है, बेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। बेस टू द पावर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डेंसिटी किसे सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस अगर किसी दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का कंपेयर हो और आप बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे मान लीजिए दो फ्लूइड है और इसकी डेंसिटी का कंपैरिजन किया जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि एक की डेंसिटी ज्यादा है दूसरी की डेंसिटी कम हो सकता है, कंपेयर कर रहे हैं तो वो कोई भी फ्लूइड हो। तो इससे ये कंक्लूजन आप हम निकाल सकते हैं कि यहां पे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा वो क्या होगा, एक तरह से हेवी होगा। जैसे वाटर की डेंसिटी की बात कर लें और मरकरी की डेंसिटी की बात कर लें, तो मरकरी की डेंसिटी कितना होता है, 13,600 होता है, और वाटर की डेंसिटी क्या है, 1000 है। तो आप क्या कहेंगे, मरकरी इज मोर डेंस एज कंपेयर टू द वाटर। इट मींस मरकरी हेवी होगा एज कंपेयर टू द वाटर। तो डेंसिटी ये बताता है कि व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ डेंसिटी, इट रिप्रेजेंट द हेवीनेस ऑफ द बॉडी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा हैवी होगा, और हेवीनेस कहने का मतलब जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। तो हम कहेंगे डेंसिटी इज नथिंग बट इट सिग्निफाइड एट
heaviness of the body. It signifies that heaviness of the body. कि हेवीनेस ऑफ द बॉडी को जो सिग्निफाई करता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। और हेवीनेस ऑफ द बॉडी कहने का क्या मतलब हुआ? भारी होना, किसी ऑब्जेक्ट के भारी होने का एहसास दिलाता है, हेवी होने का एहसास दिलाता है। कि अगर तुम्हारे पास डेंसिटी ज्यादा है तो तुम बोलो चिल्ला चिल्ला के कि मैं तुमसे भारी हूं, हेवी हूं। तो हेवीनेस इज नथिंग बट इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को। यानी जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ये बातें आपको याद रखना है क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा कि डेंसिटी इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे पॉइंट देखते हैं। आपने ये डेंसिटी को समझा, लेकिन डेंसिटी भी तो किसी भी पैरामीटर्स की वजह से अफेक्टेड होगा और मेनली डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे मैथमेटिकली डिपेंड करता है, लेकिन अफेक्टेड किससे होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर से। किससे अफेक्टेड होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर से जनरली क्या होता है? अफेक्टेड होता है। तो देख लेते हैं यहां पे डेंसिटी बेसिकली डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डेंसिटी बेसिकली डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, या अगर सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है तो बोला जाता है एक्सप्लेन हाउ द डेंसिटी विल बी डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। बताओ कि कैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड हाउ द वेरिएशंस टू बी अकर विद द प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि इसका वेरिएशंस प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ध्यान से समझना है। आपने डेंसिटी की बात की और यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलते हैं कि जिसकी डेंसिटी प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए, इससे पहले आपने लेक्चर में देखा, वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। जिसकी डेंसिटी प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। इन जनरली हम मान लेते हैं, इन जनरल वी ऑलवेज कंसिडर, इन जनरल हम ये मान लेते हैं लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल। लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जनरली मान लेते हैं लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल नेचर का होता है। तो अगर ये इनकंप्रेसिबल नेचर का है तो आप क्या कहेंगे कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगा किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। लिक्विड का वेरिएशन प्रेशर के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, लेकिन प्रेशर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का वेरिएशंस नहीं होता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट, अगर इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, लेकिन लिक्विड के केस में, हम फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मानते हैं। ये लिक्विड की बात की जा रही है, फॉर लिक्विड। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड, क्योंकि फ्लूइड में दो तरह के सब्सटेंस आते हैं, लिक्विड और गैस, अलग अलग एजम्पशंस। तो लिक्विड के लिए हमने पहली बातें लिख लिया कि यहां पे लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये एजम्पशंस है। तो आप क्या कहेंगे, द डेंसिटी आर कांस्टेंट, चाहे प्रेशर में कुछ भी चेंजेस ला लें, लिक्विड की डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह इनकम्प्रेसिबल है। तो आप क्या लिखेंगे, डेल रो बाई डेल पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो ये पहले भी इक्वेशंस आपने देखा, इनकम्प्रेसिबल। लेकिन अगर ये टेम्परेचर की बात की जाए, पहले प्रेशर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी, अगर आपसे पूछा जाए क्या लिक्विड के अंदर प्रेशर चेंज करने से उसकी डेंसिटी में चेंजेज आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ही होता है डेंसिटी में वेरिएशंस नहीं हो प्रेशर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? सभी एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, और पूरी बैकग्राउंड्स पता होनी चाहिए, पूरी कंक्लूजन्स, पूरी एजम्पशंस, पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, तब आपसे प्रॉब्लम हिलेगा। हिलना मतलब समझते हैं ना, तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो डी रो बाई डी पी इक्वल टू अगर 0 होगा तो इनकम्प्रेसिबल। लेकिन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, टेम्परेचर के साथ क्या होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप ध्यान रखेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है, डेंसिटी कभी भी फ्लूइड मैकेनिक्स में चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाए तो यहां पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और आपने बोला कि डेंसिटी का दूसरा नाम ही तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप क्या कहेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि इसका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा। कब? जब ये वेरिएशंस, ये क्लैरिफिकेशंस दे दे क्वेश्चंस में कि टेम्परेचर को आप चेंज करा के लिक्विड के डेंसिटी को बताइए, तो आप कहेंगे कि जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसके वजह से ये होगा कि उसकी डेंसिटी घट जाएगा। ये लिक्विड का एनालिसिस हुआ। फॉर लिक्विड प्रेशर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी में वेरिएशंस आता है। लिक्विड में प्रेशर चेंज होने से डेंसिटी नहीं चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी में वेरिएशंस आता है, चेंज होता है। अगर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होगा। अगला देखते हैं गैस की क्या फर्क पड़ता है डेंसिटी। फॉर गैस, फॉर गैस अगर गैस के रिस्पेक्ट में आप बात करें तो वी ऑल नो डैट द आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन का आइडियल गैस इक्वेशन इसे आप इक्वेशन समझेंगे। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होता है, दो इक्वेशन इसका होता है। एक पीवी इक्वल टू एन आर यू टी होता है, एक ये इक्वेशन होता है, जहां पे पी क्या होता है, प्रेशर होता है, वी इसका वॉल्यूम है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है, याद रखेंगे।
RU क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल जैसे नाम आता है तो आप समझेंगे कि ये सभी गैस के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है लगभग 8.314 किलो जूल पर केजी पर केल्विन पर मोल, याद रखेंगे। और T क्या है? आपका टेम्परेचर है। ये क्लैरिफिकेशन आ गया। एक और इक्वेशन होता है, दूसरा इक्वेशन क्या होता है आइडियल गैस का? आप सब जानते हैं, PV इक्वल टू MRT, जहां P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है। जो चीजें अननोन है उसको मैं लिख देता हूं, मास है, और R क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है। चीजें क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है, और ये R का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? RU डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M से डिवाइड कर दे तो RU का वैल्यू निकल जाता है। ये इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशंस को लेके आगे चलते हैं और इसी से एनालाइज होगा कि अगर प्रेशर टेम्परेचर का वेरिएशंस गैस में किया जाए तो डेंसिटी ऑफ गैस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इक्वेशंस लेते हैं, PV इक्वल टू MRT, P इक्वल टू लिख सकते हैं M/V, लिख सकते हैं RT। और अभी आपने देखा मास बाय वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी कहलाता है मैथमेटिकली। P इक्वल टू रो RT लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी। तो यहां पे डेंसिटी इक्वल टू हम इक्वेशंस लिख सकते हैं P/RT। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए, याद रखना। ये लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, ओनली फॉर द गैस। ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। अगर आप यहां से देखेंगे रिलेशंस, तो यहां से दो रिलेशंस निकलता है, क्योंकि R आपका कांस्टेंट है। R क्या है? कांस्टेंट है। अगर R कांस्टेंट है तो आप यहां से कहेंगे द फर्स्ट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। पहला इक्वेशन मिल गया आपको। एंड नाउ द डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहां से आप कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है? गैस का बढ़ता है। इफ pressure increases in the case of gas, the density will be also increases। लेकिन किसके केस में? गैस के केस में। जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूं, कंप्रेसर। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, और टायर में हवा अचानक से कम हो जाए तो आप क्या करते हैं? हवा फिल कराते हैं, एयर फिल कराते हैं टायर में। वो किसके थ्रू होता है? कंप्रेसर के थ्रू होता है। एंड द पर्पस ऑफ कंप्रेसर इज टू रेज द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से उसकी एयर की डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण आसानी से फिलअप हो पाता है, फ्लो हो पाता है। और दूसरा क्या है? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द डेंसिटी इज डिक्रीजेस। तो गैस के केस में प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घटता है। लिक्विड के केस में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ने से, मैं यहां लिख देता हूं नोट में, नोट का पहला पॉइंट, ताकि आपको याद रहे। हमें भूलने की आदत होता है। ऐसे नोट्स आपको ये सारे मिल जाएंगे, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे वही आपको नोट्स मिलेगा। बनाने की चिंता नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो देखना है अपने अनुसार। स्लो स्पीड होगा, आप फास्ट कर लेंगे। फीचर्स तो है, टेक्नोलॉजी है।
नोट का पहला पॉइंट, विथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर, विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, वाइस वर्सा समझ लें, विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, क्या मैं यहां लिख देता हूं चेंज ऑफ प्रेशर, विथ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, विथ चेंज ऑफ प्रेशर इन लिक्विड डेंसिटी नॉट चेंज। सेकेंड, लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैं यहां लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। एक जगह नोट रहेगा तो आप याद रखेंगे। प्रेशर के केस में चेंज नहीं होता है, लेकिन लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी चेंज होता है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के पढ़ते हैं, हम टेम्परेचर को क्या मान के, कांस्टेंट मान के पढ़ते हैं। थर्ड, गैस के केस में प्रेशर बढ़ाने से वाइस वर्सा होगा, गैस की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, बढ़ता है। फोर्थ, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइस वर्सा हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये पॉइंट सारा प्रूफ हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद करने हैं ताकि क्लैरिफिकेशंस रहे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंसिटी से रिगार्डिंग, ताकि उसे आप याद रखें। नोट में ये भी है, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट with respect to density, इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी। पहला पॉइंट, अगर वाटर में किसी दूसरे चीज को डिसॉल्व कर दें तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एनी थिंग्स टू बी डिसॉल्व इन द वाटर द बॉन्ड बिकम्स थिक, वो थिन कभी नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा, तो आप कहेंगे ज्यादा होगा। किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व कर देने से वाटर की डेंसिटी बढ़ जाता है, जैसे शुगर ले लें और एक ग्लास वाटर ले लें और उसकी पूरी मिक्सचर बना दें और फिर कंपेयर करें तो द लेयर्स बिकम थिक। तो अगर मोटा लेयर थिक हो गया तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैट सिचुएशन विल बी इंक्रीजेस, अगर वो बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगा। जैसे आपने चाशनी का नाम सुना होगा, जलेबी आप तो आमतौर पे खाते ही हैं लोग, तो आपने देखा होगा जो उसका जो अलग से वो लिक्विड जो प्रिपेयर किया जाता है वाटर और शुगर का मिक्सचर बॉयल करके और फिर बाद में उसे देखा जाता है तो लेयर क्या होता है, वाटर के कंपेयर में थिक होता है। तो आप क्या कहेंगे, डेंसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि समुद्र की पानी की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज मोर एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द फ्रेश वाटर ओनली ड्यू टू द डिसॉल्व सॉल्ट। वी ऑल नो दैट इन द सी वाटर द सॉल्ट इज डिसॉल्व, नमक घुले रहने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होता है। तो याद रखना ये चीजें। पहला, डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर कहने का मतलब फ्रेश वाटर समझेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट है। लेकिन यही सीडीएस में बात की जाए तो
तो 1000 kg पर मीटर क्यूब का कन्वर्जन देखेंगे आप, क्या लिखा जा सकता है 1000 और 1 kg में कितना ग्राम 10 टू द पावर मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यानी 100 का क्यूब हो जाएगा और सेंटीमीटर। ये यहां पे भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला 1000 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर आपसे दूसरा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपसे बोला जाए क्या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट में है और ये इसका वैल्यू कितना होगा एसआई में 1000 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, मैं ऐसे लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना होता है 1024.8 kg पर मीटर क्यूब। कहीं कहीं बुक में इसे डेसिमल में नहीं लिया गया है, फ्रैक्शन में नहीं लेके 1025 kg पर मीटर क्यूब ले लिया, बात सही, एग्जैक्ट डेटा यही है। तो आप क्या कहेंगे डेंसिटी ऑफ सी वाटर, SW का मतलब सी वाटर आप समझेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर FW का मतलब फ्रेश वाटर से ज्यादा है, ऐसा क्यों, ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉल्ट, क्योंकि डिसॉल्व्ड सॉल्ट के वजह से, सॉल्ट इसमें घुला हुआ है, इसीलिए किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी बढ़ता है। अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी ऑफ एयर का वैल्यू, क्योंकि ये यूनिवर्सल फ्लूइड है, ये आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल पर्पस से। डेंसिटी ऑफ एयर, रो एयर की बात करें तो ये क्या होता है 1.21 kg पर मीटर क्यूब, बहुत कम होता है डेंसिटी। अगला डेंसिटी ऑफ मरकरी, मैं सफिक्स में लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg। Hg का मतलब क्या होता है मरकरी, ये सारे वैल्यू याद करना, 13600 kg पर मीटर क्यूब। इसीलिए आप कहते हैं मरकरी इज मोर डेंस बिकॉज मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से पेट्रोल की होता है, ऑयल की आता है, तो सबकी हम आगे बातें कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट था आपका डेंसिटी से रिलेटेड, ताकि एक भी सवाल आपसे छूट ना जाए और डेंसिटी कहीं इससे क्वेश्चन छूट ना जाए। और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे लेकिन अगले लेक्चर्स में, ताकि आपके लिए भी देखना बोझ न बन जाए। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे हर जगह अप्लाई करेंगे। तो आप मजे से लेक्चर देखिए, नोट्स आपके साथ है ही, और बाकी डाउट्स जो होगा मैं संभाल लूंगा। आप बस डाउट तो होना ही नहीं है, क्योंकि इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ सारी बातें मैं लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, तो डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।